अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2024 और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन क्या आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को हुए उनका रीमेक है, क्योंकि धांधली की आवाजें उठने लगी हैं और 48 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद अब तक खत्मी नताइज का ऐलान नहीं हो सका है। वजूहात क्या हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर तरीन जज जिनको सुपर सीट करके जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया, वो अब मुल्क वापस आ चुके हैं। सऊदी अरब गए थे, वहां से वापस आ चुके। अब उनकी वापसी के बाद क्या बदलाव आ सकता है आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाले रद्दोबदल, मुमकिन कानून साजी जो कि विफाकी हुकूमत कर रही है या नहीं कर रही, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के सर पर लटकने वाली तौहीन अदालत की जो एक तलवार है, क्या वो वाकई ही तलवार है या इलेक्शन कमीशन उसको लाइटली लेकर मखसूस नशिस्तें पीटीआई के बजाय मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की झोली में डाल सकती है। तो वसीम, सबसे पहले ये कि ये सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस को क्या हुआ है, 50 घंटे से जायद गुजर गए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे 8 फरवरी के इलेक्शंस वाला हाल है। चंद वोट है, 4000 वोट, वो अब तक गिन के नताइज का ऐलान क्यों नहीं हुआ? 4021 टोटल वोट हैं और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस थे। और अगर ओवरऑल हम बात करें तो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के अलावा सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एग्जेक्टिव मेंबर कोई 4-5 थे और उसके अलावा जो 4 वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इन तमाम नशिस्तों पर अभी तक कोई हतमी नतीजा नहीं आ सका। हतमी नतीजा नहीं आया। विक्ट्री स्पीच पहले कर दी गई थी जो भून ग्रुप के, बल्कि मैं इसे कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा जो एहसन भून ग्रुप है उसके उम्मीदवार की विक्ट्री स्पीच भी हो गई थी। वज़ीर कानून साहब जो हैं आज़म नज़ीर तारड़, वो भी इस ग्रुप के रूह रवां हैं, उनकी जानिब से मुबारकबाद भी दे दी गई थी। और फिर हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी खबर चलवाई गई मुबारकबाद की, और वो भी वज़ीर कानून को एट्रीब्यूट करके टीवी चैनल्स पर। और साथ ही ये डायरेक्शंस दी गई कि बयानिया ये बनाना है कि वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में रेफरेंडम कर दिया है, वोट दे दिया है। लेकिन अब नतीजा ये है कि अभी तक आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि 2 दिन हो चुके हैं और नताइज जो हैं वो सामने नहीं आ रहे। हमने मुताद्दिद कोशिशें की कि कोई नताइज जो हैं वो हम तक मौसूल हो सकें, लेकिन कहा गया कि आज के रोज़ भी नताइज जो है वो जारी होने का कोई इम्कान नहीं है। बल्कि कल सुबह का कहा गया है कि कल नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। लेकिन वसीम, बार के इलेक्शन इससे पहले भी हुए, हमने देखा फौरी तौर पर नहीं आया करते, लेकिन एक दिन के बाद तो सुना दिए जाते हैं नताइज, 2 दिन के बाद सुना दिए जाते हैं। ये 3 दिन का खला शायद इसलिए ही है कि गुज़िश्ता रोज़ आपने बताया था कि जो सदर की नशिस्त है उस पर तो मियां रऊफ अता जीत गए और मुनीर काकड़ साहब हार गए, लेकिन बाकी जो नशिस्तें हैं, सेक्रेटरी की 400 से ज़्यादा की लीड है, उसके अलावा जो मेंबर है, मेंबर एग्जेक्टिव, उनमें भी पीटीआई के जो बैक ग्रुप है, जो कि हामिद खान ग्रुप, जिसको पीटीआई बैक कहा जाता है लेकिन हामिद खान साहब क्लेम करते हैं कि वो नहीं है, उनके भी जो एक बहुत से मेंबरान हैं वो जीते। लेकिन अब क्या मेंबरान मैनेज हो रहे हैं? फॉर्म 45-47 से आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक मेंबर आए थे जो जीतने का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ऐलान नहीं हुआ। देखिए, वजूहात उस वजह से इस वक्त सामने आ रही हैं कि हालांकि ये जो वकला की बार्स का इलेक्शन होता था ये बड़ा डेमोक्रेटिक वे से होता था और इसमें धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता था, और इनके जो नताइज हैं वो भी एक बड़े दिल के साथ जो हारने वाला ग्रुप था वो तस्लीम कर लेता था। क्रेडिट देना कंपनी को। इस बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इस बार क्या हुआ, इस बार होता यूँ है कि वो गुज़श्ता रोज़ में मैंने खबर आपके सामने रखी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून, वो एक आला शख्सियत के पास पहुँचते हैं और जाते हैं, कहते हैं कि अगर आपको बार चाहिए, अगर हमने बार बचानी है तो हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका डीएचए के साथ जो मुआहदा है वो हर सूरत करवाना पड़ेगा, वरना वकला जो हैं वो हमारे हाथ नहीं आएंगे। और वहाँ जिनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है वो वहाँ पर एक शाही फरमान जारी करते हैं, जिसके बाद डीएचए का मुआहदा हो जाता है। तो अब हकीकत इस सारे मामले में अगर रिजल्ट्स के हवाले से मैं आपके सामने रखूँ तो धांधली का जो इस बार शोर उठा है उसमें कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो हमें अब नजर आना शुरू हो गई है। धांधली के दावा करने वाले हामिद खान ग्रुप के लोगों का दावा भी कहीं ना कहीं सच्चा होने लगा है। देखिए, अब मुनीर काकड़ लाहौर में थे, मियां रऊफ अता दोनों लाहौर में थे। लाहौर के उस गालबन 1400 कुछ वोट थे जहां पर 1000 और कुछ वोट कास्ट हुए थे, और वहां पर उन्होंने जो हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ थे उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, रिकाउंट करो। उन्होंने शोर मचा दिया, रिकाउंट हुआ। जब रिकाउंट से पहले वो मियां रऊफ अता जो थे वो मुनीर काकड़ से 135 वोटों की लीड पर थे।
जब रिकाउंट हुआ तो लीड बचती है सिर्फ 74 यानी कि 74। पहला दावा उनका यहाँ दुरुस्त हुआ, अब 24 घंटे, फिर 48 घंटे, अब 50 घंटे से ऊपर का वक्त आया, नताइज नहीं आए। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं, ये मुनीर अहमद काकड़ जो हामिद खान ग्रुप के थे, ये भी बलूचिस्तान से हैं। फिर चारों सूबों से वाइस प्रेसिडेंट की जो नशिस्त होती है, उनमें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर सिंध से, उनका नाम है मलिक खुशहाल खान अवान एडवोकेट। आज के रोज़ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचते हैं। इनके पास वहाँ सिंध के जो नताइज हैं, वो वहाँ के जो इलेक्शन कमीशनर हैं और जो प्रेजाइडिंग अफसरान हैं, उनके स्टैंप्स के साथ वो नताइज लेकर यूं घूम रहे हैं और वो डर रहे हैं और एक एक को दिखा रहे हैं, देखिए जी मैं जीता हुआ हूँ, मेरा नाम एडवोकेट खुशहाल है और मैं हामिद खान ग्रुप से हूँ और मेरे वोट ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे खदशा है कि कल के रोज़ जब नताइज आएंगे तो नताइज तब्दील हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताऊँ, मुसद्दका ज़राए जब ये नताइज आने लगे थे तो हमने देखा कि बात ये चल पड़ी थी कि सदर जो है वो तो अब चलें एहसन भून ग्रुप का होगा, लेकिन सेक्रेटरी जो है वो तो हामिद खान ग्रुप का जीत गया। तो मुझे किसी शख्स ने कहा कि कोशिश इस वक्त पूरी की जा रही है कि सेक्रेटरी की जो नशिस्त है उसमें भी वोटों को ऊपर नीचे करके, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, और ये उसी ग्रुप के एक वकील साहब का कहना था और बड़े कॉन्फिडेंट थे वो कह रहे थे आप परेशान ना हो, जब नताइज आएंगे तो आप देखेंगे कि जो सेक्रेटरी इस ग्रुप के जीते हैं हामिद खान ग्रुप के सलमान मसूद साहब, तो वो भी उनकी जो जीत है वो भी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन फिर हमने देखा कि वो जीत का मार्जिन इतना था, 425 वोटों की जीत का मार्जिन था, तो वो गालबन रिवर्स नहीं हो सका। तीसरे मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह ये आज सिंध वाले मलिक खुशहाल अवान ये भी आज आए हुए थे, ये भी वहाँ से जीते हुए हैं। वहीं जो केपीके के मोहम्मद हबीब कुरैशी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट केपीके, ये भी हामिद खान ग्रुप से हैं, ये भी जीते हुए हैं। इनका रिजल्ट जो है वो भी हमें मौसूल हो गया था। अब बात जाते हैं दो यहाँ पर, सैयद इकबाल शाह जो बलूचिस्तान के हैं और राना बख्तियार जो कि पंजाब से हैं। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो मुनीर काकड़ जो हैं वो बलूचिस्तान से जीते हैं, हामिद खान का ग्रुप ओवरऑल बलूचिस्तान से जीता है, तो मुझे ये नशिस्त भी बलूचिस्तान से हामिद खान ग्रुप की है। अगर इसमें इंतखाबात में रद्दोबदल नहीं किया जाता, पंजाब में मुझे लग रहा है कि एहसन भून ग्रुप जो है वो जीत जाएगा। तो फिर अब आप हिरारकी देख लीजिए जो गुज़श्ता रोज मैं बात कर रहा था, प्रेसिडेंट एस्टेब्लिशमेंट ज़दा एहसन भून ग्रुप, उसके बाद सेक्रेटरी हामिद खान ग्रुप, 4 में से 3 सूबाई सदूर हामिद खान ग्रुप, और उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी, और फिर जो नीचे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, तो इनमें से भी मुताद्दिद नशिस्तों पर हामिद खान की बरतरी है। तो ये फिर जो एस्टैब्लिशमेंट ने खबरें चलवाई कि वकला ने 26वीं आईनी तरमीम में रेफरेंडम कर दिया, ये हम कल दोबारा वीडियो करेंगे। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी कहा था, मैं आपको नाज़रीन कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि मेरे सामने ये लिस्ट पड़ी है, चाहे वो जो एहसन भून ग्रुप है या हामिद खान ग्रुप है, प्रेसिडेंट की नशिस्त से लेकर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी सिंध की नशिस्त है, इनमें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये लोग बनते हैं। मैं इन 13 लोगों का जो वोट हामिद खान ग्रुप को जितना पड़ा है और जितना एहसन भून ग्रुप को पड़ा है, तो उसका कंपैरिजन आपको बताऊंगा, फैसला आप कर लीजिएगा कि वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है या उसके खिलाफ दिया है। हाँ, ये जो हकीकत है वो हमें माननी चाहिए कि जो मियाँ रऊफ़ अता हैं वो जीते हैं और वो उनका ताल्लुक एहसन भून ग्रुप से है, उसमें बिल्कुल। और इस बात में कोई शक नहीं है कि एक तो वो ग्रुप पावरफुल है और सेकेंडली डीएचए आपको पता है एक बहुत अहमियत रखता है। और फिर वैसे मुझे लगता है कि अगर हम कैलकुलेट करके नहीं भी बताएं तो ये किसी भी शख्स के लिए जो इस मुल्क में शायद पिछले 1 साल से इलेक्शंस के बाद को भी देख रहा है, चले वो बहुत पिछले इलेक्शंस तक ना जाए, तो उसको पता है कि इलेक्शंस कैसे मैनेज होते हैं या आईनी तरमीम कैसे आती हैं। यहाँ आप एक बार के इलेक्शन जो शफाफ हुआ करते थे उसको भी इस नहज पर पहुंचा दिया गया है, कर दिया गया। वजह ये थी कि जब एस्टैब्लिशमेंट ने मुदाखलत की, वैसे एग्जैक्टली सेम लग रहा है मुझे। सॉरी आपकी बात कट करी हूँ। 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं, रात को पता चलता है पीटीआई ज्यादा जीत रही है तो इंतखाबात के नताइज रोक लिए जाते हैं। फजर तक तो हम भी फील्ड में थे, जब हम घर जाके 2 घंटे सोते हैं, सोकर उठते हैं, पता चलता है 8 फरवरी के अगले दिन 9 फरवरी के सुबह के भाई नहीं, पीटीआई नहीं जीती जो रात को बहुत ज्यादा नशिस्तें जीत रही थी, रिजल्ट रिवर्स हो गए। फिर उन्हीं हलकों में जहां हम कवर कर रहे थे वो चेंज थे, और फिर उसी रात बिल्कुल इसी तरह इसी पैटर्न से सब चला। अगली रात को नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच कर गए, जबरदस्ती लाया गया, हम सबको पता है जिस तरह की वो विक्ट्री स्पीच थी। तो कुछ नहीं बदलता, उनका एक पैटर्न ही सेम है, सिर्फ आगे। लेकिन इसमें एक हकीकत है, 4021 वोट हैं, पहरा दिया जाता है सख्त,
वहाँ पर लोगों के जो नुमाइंदे हैं, हामिद खान ग्रुप के ऑब्वियस नुमाइंदे मौजूद होंगे। ये जो खुशहाल खान साहब हैं, ये आज के रोज़ आए, इन्हें डर तो है, दावा तो किया क्योंकि लाहौर का वाक़या इनके सामने था। धांधली के दावे एक जगह सच्चे भी निकले, एक आज और किया गया, उसका नतीजा कल सामने आएगा, लेकिन ओवरऑल कोशिश ज़रूर की गई। अब इसमें किस हद तक कामयाबी मिलती है ये हम मेरे ख्याल में कल तक के लिए देख लेते हैं। चलें अब ये देख लेते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीसा के नाम एक बहुत ही तगड़ा खत लिखकर बैरून मुल्क चले गए थे उम्रा करने गालिबन, वो आज वापस आ गए हैं। वसीम, आपको लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस याया अफरीदी को तस्लीम तो कर चुके हैं बतौर चीफ जस्टिस, तो अब वो बिल्कुल वैसे ही आम तौर पर जज की तरह काम करने लगेंगे, कोई मसला नहीं होगा, स्मूथली सब कुछ चलेगा? देखिए, अगर अब तक की जो जस्टिस याया अफरीदी का कंडक्ट है, मैं किसी इस वक्त ऑप्टिमिज़म का शिकार नहीं हूँ। हम जस्टिस याया अफरीदी के जो कंडक्ट है उसको देखकर तज्जिया दें तो अब तक तो उनका जो तरीक़ाकार था उससे इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत को परेशानी होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अल्टरनेट डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन कमेटी थी, ये वो कमेटी थी जिसे हम ADR बोलते हैं, जो जस्टिस मंसूर अली शाह, काजी फजीसा साहब का गालबन ब्रेन चाइल्ड था, मेहनत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की थी। नहीं, ये जस्टिस बंदयाल का ब्रेन चाइल्ड था और उस जमाने में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ही रुए रवा थे, क्योंकि जस्टिस बंदयाल का जो मेजर था वो आर्बिट्रेशन में था सालसी में, और वो बैरून मुल्क जज बनने से पहले वकालत भी इसी मामले पर कर रहे थे। और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, दीगर जजेस, सुप्रीम कोर्ट के आप कह सकते हैं कि मुतअद्दिद जजेस आर्बिट्रेशन के माहिर जजेस हैं। तो तब ये जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन है उसके उसके निगरानी में ये बनाया गया था एक मुतबादिल निज़ाम, ताकि सारे मामलात अदालतों में ना आए बल्कि आउट ऑफ कोर्ट जैसे बैरून मुल्क होता है उस तरीके से सेटलमेंट से मुकदमात चलें, ताकि जो मुकदमात का बोझ है वो अदालतों पर ना हो बल्कि ऑल्टरनेट तरीके से, मुतबादिल तरीके से उनके दरमियान, पार्टियों के दरमियान मामलात तय पा जाए। तो तब आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर ने एक कानून बनाकर भी हवाले किया वफाकी हुकूमत के, यही मौजूदा वफाकी हुकूमत थी और इसी साल की ये बात है। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं, को अचानक तो नहीं हुआ, 12 जुलाई का जजमेंट आया। एग्जैक्टली कहने का मतलब है कि कोई रीजंस नहीं बताई और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ इख्तलाफात की बुनियाद पर उनको इस कमेटी की सरबराही से हटा दिया था, जबकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने उनको दोबारा से बहाल कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद भी कमेटी का हिस्सा है। कमेटी का हिस्सा वो तब भी थे, उस वक्त जस्टिस याया अफरीदी को ही कमेटी की सरबराही सौंपी गई थी। अमेरिका इस कमेटी ने जाना था, जस्टिस याया अफरीदी नहीं गए थे, जस्टिस आयशा मलिक भी नहीं गई थी, और इस कमेटी में वकला भी हैं, गालबन फैसल नकवी भी हैं, उसमें मखदूम अली खान भी हैं, हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के कुछ जो ओवरऑल लीगल फ्रेटर्निटी के ऊपर ये कोई गालबन 20 के करीब इसके मेंबर हैं। और फिर जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में ये जो ग्रुप है ये अमेरिका ज़रूर गया था। अब गुज़श्ता रोज़ काजी फजीसा साहब का एक और फैसला जो है वो अंडू हुआ है, वो रिवर्स हुआ है और जस्टिस मंसूर अली शाह को उसकी सरबराही दे दी गई है। मैं इसे कोई एज सच सिम्बॉलिकली शायद इसकी अहमियत मरीम ज़रूर होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो उन्होंने सीनियर प्योनी जज को इस ADR की सरबराही देनी थी। तो अब जस्टिस याया अफरीदी बने हैं तो उन्होंने भी सीनियर प्योनी जज यानी जस्टिस मंसूर अली शाह उनको दे दिया है। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह मामला है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जब जस्टिस मंसूर को हटाया था वसीम, तो ये मामला थोड़ा मुतनाज़ हो गया था, उस पैराहे में ये कुछ खबरियत रखता है। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट में आज के रोज़ जो तब्दीलियां हुई हैं और कल के रोज़ जो मुमकिन कानून साजी है, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपकी इजाज़त से इन दो मामलात को थोड़ा सा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में रख के, आपका जो आखिरी टॉपिक था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनके सर पर जो लटकती एक तौहीन अदालत की तलवार है, उसको मैं जोड़ता हूं जस्टिस मंसूर अली शाह की वतन वापसी के साथ। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी, उन्होंने सोमवार के रोज़ ये दरख्वास्त दायर की। जो वकील हैं गालबन सुमैर खोसा, उनकी जानिब से पिटीशन ड्राफ्ट की गई थी। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उन्होंने दायर की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में ये समझती थी कि काजी फजीसा जिस लम्हे जाएंगे तो वे पिटीशन लेके आएंगे, तो इंतज़ार किया गया, वो गए। फिर ये सोमवार के रोज़ दरख्वास्त दायर होती है। इस दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 12 जुलाई का जो फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए और पाबंद बनाया जाए इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। अब ये जो मामला है कंटेम्प्ट का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है।
جب یہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں ہے تو اس کا نہ تو 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی تعلق ہے. سپریم کورٹ کنٹیمپٹ کا اختیار کہاں سے ڈرا کرتی ہے ویسے؟ میں آپ کو اسی طرف لے کے جاتا ہوں اگر میں اپنی بات کمپلیٹ کروں. جی. تو جو اس معاملے میں توہین عدالت کی کارروائی ہے اس کا 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں, آئینی بینچ سے کوئی تعلق نہیں. میری ذاتی رائے میں, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ معاملہ جانا ہے 3 رکنی ججز کمیٹی کے پاس. 3 رکنی ججز کمیٹی کو جس کی تشکیل 9 جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے پہلے دن میں کی تھی, اس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کو شامل کیا گیا تھا. اب اس کمیٹی نے بیٹھ کر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ مقدمہ کب سماعت کے لیے مقرر ہوگا اور کتنے رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہوگا. وہ کوئی ریگولر بینچ میں یہ مقدمہ لگا دیں, وہ اس کے لیے ایک 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیں, وہ 8 رکنی وہ اکثریتی ججز پر مشتمل بینچ بنا دیں, یا پھر وہ فل کورٹ کا بینچ بنا دیں. دیکھیے میں براہ راست کہہ رہا ہوں کہ اس مقدمے میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور کا فیصلہ ہے, لیکن اگر اسے بالکل بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ ہم ایکسٹریم پر جا کر ان ججز کو تولتے ہیں کہ کس کا فیصلہ کس طرف تھا, لیکن اگر دیکھا جائے اوور آل دیکھا جائے, عدالتی پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ تو پوری فل کورٹ کا فیصلہ تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا, اور فل کورٹ کے فیصلے کے آرڈر آف دا کورٹ پر سگنیٹری جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی تھے, آلدو کہ ان کا فیصلہ اکثریتی ججز سے تھوڑا الگ تھا. تو یہ تو پھر کمیٹی میں تینوں ایسے ججز ہیں جو اس فیصلے کے یعنی کہ متاثرہ ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس قدر سپریم کورٹ آف پاکستان کی تصدیق کی ہے اپنی پریس ریلیزز میں ذرائع سے چلوا کر, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کر. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا باقی سب چھوڑ دیجئے, 26ویں آئینی ترمیم کو بھی بعد میں دیکھا جائے گا, باقی معاملات بھی بعد میں دیکھے جائیں گے. ریٹ آف سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت کمپرومائزڈ ہے, اس کو بحال کروانا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا ہوگا, اور اس کے لیے 12 جولائی کا فیصلہ ہے. اب آپ کا سوال تھا کنٹیمپٹ کہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے. کنٹیمپٹ کے لیے قانون سازی بھی ہے اور کنٹیمپٹ غالباً آئین پاکستان میں بھی درج ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ سول کنٹیمپٹ کے لیے ویسے قانون ہے, سادہ قانون. ہاں, سول کنٹیمپٹ وہ ہے, کنٹیمپٹ کرمنل وہ ہے کہ آپ نے کسی جج کے خلاف کچھ تضحیق آمیز الفاظ استعمال کیے کسی عدالت کے خلاف. لیکن سول کنٹیمپٹ وہ ہے کہ جہاں آپ کسی بھی عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی جو ہے وہ کرتے ہیں تو پھر عدالت حرکت میں آتی ہے اپنی ریٹ کو بحال کروانے کے لیے. اب یہ سیول کنٹیمپٹ ہے, تو سیول کنٹیمپٹ میرا نہیں خیال کہ یہ آئینی مقدمہ ہے. جب یہ آئینی مقدمہ نہیں ہے تو 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ جائے گا. دیکھیے وسیم, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ اتنا سادہ ہوتا, اتنا یہ پورا معاملہ کہ سیول کنٹیمپٹ ہے, سیول کنٹیمپٹ تو 3 رکنی کمیٹی بیٹھ کر ایک بینچ بنا کر اپنے فیصلے پر عمل درآمد کر رہے, گو کہ آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں اس بات سے مخالفت کر رہی ہوں, لیکن گیون دا سرکمسٹانسز ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے طریقہ کار, جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی, 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد کیا فیصلہ تھا؟ مخصوص نشستوں کا فیصلہ. مخصوص نشستوں کے اس ایک فیصلے کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا, ان کو چیف نہیں بنایا گیا, ورنہ جسٹس منصور علی شاہ کے آپ کہہ سکتے ہیں کریڈٹ پر کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس سے حکومت کو مسئلہ تھا. تو اب جب ایک پورے فیصلے کو ڈیزائن اس کو دیکھ کر ڈیزائن کی گئی ہو 26ویں آئینی ترمیم, جسٹس منیب اختر تو ویسے ہی ان کو نہیں پسند, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, پچھلے سال سے اب تک لے کر جسٹس منیب کی بلکہ 2 سالوں سے متعدد ججمنٹس ہیں جن کے اوپر اس طریقے کی تنقید ہوتی رہی کہ جیسے جسٹس منیب اختر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ان کو استعفے کا براہ راست مطالبہ ہو رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت کسی بھی قسم کے, گو کہ یہ ان کا فرض ہے, رٹ بحال کرنے کی بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایڈونچر کریں گے. ہاں, ان کی پرسنالٹی یا ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے میں یہ نہیں سمجھتی. پھر ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ 3 رکنی ججز کمیٹی ہے, اس 3 رکنی ججز کمیٹی کے کوئی ضابطے نہیں ہیں. وہاں پر کوئی مقدمہ کیسے آنا ہے, کس نے فلوٹ کرنا ہے, رجسٹرار نے رکھنا ہے, رجسٹرار نے کس ضابطے کے ذریعے رکھنا ہے, اگر چیف جسٹس نے رکھنا ہے کس ضابطے کے ذریعے رکھنا ہے, کچھ معلوم نہیں. کون سے مقدمات اس کمیٹی نے سننے ہیں, کیا سارے وہ آپ نے بالکل درست کہا کہ رولز نہیں ہیں, رولز نہیں بنائے گئے 3 رکنی ججز کمیٹی کے. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا جب بھی چاہے وہ بینچز کی تشکیل ہے, سپریم کورٹ کے ریگولر, سنیں معذرت کے ساتھ, ہم نے ماضی میں پچھلے 1 سال یہ دیکھا کہ جو مقدمہ دل کرتا تھا اس کو کمیٹی میں لا کر مقرر کیا جاتا تھا, جو دل نہیں کرتا تھا اس کو چیمبر میں بیٹھ کے آرڈر کر کے مقرر کر دیا جاتا تھا. تو پھر کہاں نہیں, 184(3) کے مقدمات جو تھے وہ تو obvious ہے کمیٹی کے سامنے رکھنے پڑنے تھے. فیصل واؤڈا مصطفیٰ کمال پر کنٹیمپٹ ہوئی, جسٹ کنٹیمپٹ کا ایگزامپل دے رہی ہوں, وہ کیا کسی کمیٹی میں جا کر مقرر ہوا تھا؟ دیکھیے کمیٹی میں مقرر نہ ہوا ہو, یہ اب میں اس وقت کو, آپ قاضی فائز عیسیٰ کے وقت کو دیکھیے اور اس میں کرمنل کنٹیمپٹ کی مثال دیجئے, تو یہاں کمیٹی میں 3 ججز ایسے ہیں جن کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا, 2 ججز بالخصوص براہ راست ایسے ہیں جن کی تصحیح کی گئی,
जिन के कंडक्ट पे फैसलाबाद सवाल धरना उठाए गए। केस की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना होने पर, फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने पर बेंच बैठकर सुनता रहा, अभी भी आई थिंक वो मैटर पेंडिंग है। तो आप मुझे ये बात बताएं कि जब वो अभी तक मैटर पेंडिंग पड़ा हो और उस पे भी अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ, नहीं, तो वो किस पे काजी राय में फाइज़ सुना जा साहब, रहा बड़ी था? माजरत के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहता था उस शख्स का, वो तारीख को दुरुस्त करते करते ना तारीख को मस करके गया है। वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में जिस तरह बैठ के खेल रहा था, तो अगलों ने भी फिर आके बताया, एक लॉलीपॉप दिया गया कमीशन का और उस कमीशन ने जनरल फैज हमीद को ही क्लीन चिट दे दी, आईएसआई को और खुफिया इदारों को ही उसमें क्लीन चिट दे दी, जिससे जस्टिस काजी फैज़ का जो फैसला है वो अपने हाथों से ही बगैर रिव्यू को मंजूर किए रिडंडेंट कर बैठे ना। ये तो क्या कहिए अब उस शख्स के, वो उसे उस वक्त उसके लिए एक सियासी जमात के लिए जिस कदर कीना, बुग्ज, अनाद, और वो शख्स हम अक्सर बात करते रहते हैं कि मैं का मारा वो शख्स था, उसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतकाम के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था, और उसमें वो अपनी पूरी लेगेसी की वो क्या कहेंगे अब उसे, कि वो रिवर्स करके चला गया और वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा था। वो मिसाल बड़ी माजरत के साथ मैं उसको बाय नहीं करता। यहाँ एक और बात है, आपने मुझे जिस रोज़ आप गई ओथ टेकिंग पे, वहाँ आपकी मुख्तलिफ जजेस से बात हुई, उसके बाद हमने एक जस्टिस याहिया अफरीदी का कंडक्ट देखा। हमने ये बात डिस्कस की थी कि 26वीं आईनी तरमीम भी गालबन मुश्किल में पड़ सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मूड है। तो मुझे एक बात बताइए, ये कंटेम्प्ट का मुकदमा लगता है, सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि फैसले पर अमल दरामद करो, उसके बावजूद भी फैसले पर अमल दरामद नहीं होता। सिविल कंटेम्प्ट में गालबन 6 महीने की सज़ा है, वो भी सुना दी जाती है। और कंटेम्प्ट जो है वो ख़त्म कहाँ होगी, क्योंकि आईनी बॉडी है इलेक्शन कमीशन की, वो मिसकंडक्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और ये वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट इस वर्स्ट केस सिनेरियो में जाता है, और उसके बाद या तो फिर खाना जंगी हो, मार्शल लॉ हो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ना माने, वरना सुप्रीम कोर्ट इस हद तक गई हो और आपके इदारे कहें कि अभी भी सब अच्छा है, तो फिर इंप्लीमेंट हो जाए सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला, मखसूस नशिस्तें मिल जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट मुकम्मल हो जाए, सेनेट मुकम्मल हो जाए। आईनी तरमीम को सिर्फ स्ट्राइक डाउन करने के लिए सिर्फ ये एक नुकता काफ़ी नहीं है कि दोनों हाउसेस खाली थे और आपने ये जो आईनी तरमीम की हैं ये किस तरीके से की हैं। अब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप वसीम, मैं किसी भी बात से नहीं आपके इख्तलाफ कर रही, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ जिस तरीके से इंतखाबात होते हैं, फिर फैसले आते हैं, फिर उन पर अमल नहीं होता, फिर प्रोटेक्शन मिलती है उन लोगों को जो उसमें सारी सहूलतकारी करते हैं, उसमें ये सारी बातें मुझे सिर्फ आइडियलिज्म लगती है। तो फिर मुझे वन लाइनर कह लेने दीजिए, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी को भी रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए। अब ये तो आने वाले दिन साबित और करेंगे ना। हमने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को, क्योंकि वो विक्टिम थे 26वीं आईनी तरमीम के, क्योंकि वो उन्होंने इस वक्त प्रिंसिपली स्टैंड लिया और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं बैठे और हमने उन्हें हीरो बनाया, तो फिर हम भी सवाल करेंगे कि अगर आप इस वक्त इख्तियार में हैं, बज़ाहिर याहिया अफरीदी साहब आपके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, सब अच्छे की कहानी है, 3 रुकनी जजेस कमेटी में ये कंटेम्प्ट वाला मामला क्यों टेकअप नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट की रिट बहाल नहीं की जाती और आप दोनों बैठकर अपने फैसले पर अब भी अमल दरामद नहीं करवाते, तो फिर आप घर चले जाइए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखना है कि क्या कमेटी बैठकर कोई अहम फैसले करती है या नहीं, क्योंकि तीनों जजेस, वसीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि तीनों बाइख्तियार हैं। वसीम बस क्विकली 1 मिनट में बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ तब्दील किया गया है और कल एक मुमकिना कानून साजी के बारे में भी कहा जा रहा है कि अब जजेस की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही, तो इस पर क्या खबर है? देखिए, जो भी नया चीफ जस्टिस आता है तो वो अपनी टीम नहीं लेके आता है। हमने खबर FCR में ही दी थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो रजिस्ट्रार जजीला असलम के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। उन्होंने गालबन पेशावर हाई कोर्ट से कोई रजिस्ट्रार लाने का फैसला किया है और उस हवाले से खत भी लिख दिया था। तो अब कल या परसों के रोज़ आप देखेंगे जजीला असलम साहिबा जो हैं वो वापस जज बन जाएंगी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नए आ जाएंगे। लेकिन आज 2 तैनातियाँ हुई हैं, जैसे याहिया अफरीदी ने वो तैनातियाँ की हैं। पहली तैनाती जो है वो उनके अपने सेक्रेटरी हैं और दूसरी उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और ये उनके अपने ही स्टाफ के लोग थे, वो बाहर से किसी शख्स को नहीं लाए। सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी थे मोहम्मद यासीन, जो सुप्रीम कोर्ट के ग्रेड 21 में थे, उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सेक्रेटरी तैनात किया गया है। और दूसरे सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी थे मोहम्मद आरिफ, उनको ग्रेड 20 में चीफ जस्टिस का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो तैनात कर दिया गया है और ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तैनात किया। और चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर जो हैं वो भी जल्द तैनात होने का इम्कान है। अब आप बात कर रही थी कानून साजी की, हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की थी। जजेस बढ़ाने के हवाले से वफाकी हुकूमत जो है वो पर तोल रही थी, कल के रोज़ मुमकिन तौर पर कानून साजी। तो अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है
उनमें ही 6 जजेस बढ़ाने वाले कानून जो है उस पर कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका, और लॉ मिनिस्ट्री के जो ज़राए हैं वो भी यही बताते हैं कि अभी तक कोई ऐसी कानून साजी जो है वो ऑन कार्ड नहीं है। तो अब देखना ये है कि मुस्तकबिल में कोई इस तरह की अटैम्प्ट की जाती है या नहीं। बिल्कुल दावे किए जा रहे थे कि वफाकी काबीना से मंजूरी हो गई, लेकिन देखना है कल के दिन में क्या कुछ होता है। हमने तफसीलात आपके सामने रखी और सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के नताइज का हमें इंतजार है, वो आएंगे तो हम जरूर आपके सामने तफसीलात रखेंगे। अभी तक के नताइज के मुताबिक प्लॉट से जीतते नजर आ रहे हैं। मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।